नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो आपको सिलेक्शन के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्वांटम सुप्रीमेसी। क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि क्वांटम के क्षेत्र में हम क्या करें, सुप्रीम हो जाए और उसके संबंध में जितनी भी गतिविधियां हैं, उसके संबंध में जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, जितने भी एडवांटेज हैं, उनको हम अच्छे से यूज करें और ताकि हम अपनी इकोनॉमी को अच्छे तरीके से और साइंस टेक वाले एरिया को अच्छे से डेवलप कर पाए। तो एक ऐसा रिसर्च पेपर गूगल जो हमारा गूगल रिसर्च है, उनने ऐसा क्लेम किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है कि क्वांटम सुप्रीमेसी के लिए हमको क्या क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्वांटम कंप्यूटिंग। इससे संबंधित पिछली बार के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है क्यूबिट से संबंधित। किससे? क्यूबिट से संबंधित। तो इसको बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक, तो क्वांटम सुपरमेसी का जो वर्ड है उसको 2011 में जॉन फ्रेस्किल्स ने, जो कि प्रोफेसर हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संबंध में इन्होंने बात की। तब उन्होंने इस क्वांटम सुप्रीमेसी वर्ड का कॉइन किया। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? सबसे पहले तो हम क्लासिकल कंप्यूटर की बात करते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर हमारा किस पे काम करता है? या तो जीरो पे काम करेगा या तो वन पे काम करेगा, दोनों पे एक साथ कभी काम नहीं करेगा। इस बात को समझे। या तो इनपुट अगर वन होगा तो जीरो वो ऑफ हो जाएगा, अगर ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा? ऑन होगा। ठीक है, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। इसके अलावा यहाँ पे या शब्द लगा है, इस बात को ध्यान रखें। क्या लगा है? और शब्द लगा है, जीरो या वन। तो अगर जीरो और वन या तो जीरो पे काम करेगा या तो वन पे काम करेगा, इसका मतलब है इसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या होगी? कम होगी। जब जबकि जो हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग है वो जीरो और वन पे काम करता है। किस पे काम करता है? वन पे। ये दोनों पैरेलली चल सकते हैं। कैसे? साइमल्टेनियसली चल सकते हैं, जबकि यहाँ पे या तो जीरो काम करेगा या तो वन काम करेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर ये दोनों काम एक साथ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो क्लासिकल कंप्यूटर के अपेक्षा क्या होगी? अधिक होगी। इस पहले आप इस बात को समझें। ठीक है, तो ये किस पे काम करेगा? अगर जीरो और वन दोनों एक साथ होंगे, जीरो और वन अगर दोनों एक साथ होंगे तो इसको एक को बोलते हैं हम सुपरपोजिशनल, एक को बोलते हैं हम इंटेंगलमेंट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि क्वांटम कंप्यूटिंग किस पे आधारित काम करता है तो आप बता देंगे सुपरपोजिशन इंटेंगलमेंट पे आधारित काम करता है। तो आपसे यही शब्द पूछा जाएगा कि सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट किस से संबंधित है, तो आप बता देंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है। ठीक है, इस बात को आप समझे। ठीक है, चलो। तो हम प्रश्न ये आया था कि क्यूबिट किससे संबंधित है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है। तो जो क्वांटम सुप्रीमेसी की इन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास 49 क्यूबिट होने चाहिए ताकि हम क्वांटम सुप्रीमेसी को हासिल कर सकें। क्वांटम सुप्रीमेसी का हासिल करने का मतलब ये है कि हम क्वांटम जो जो भी मतलब कि क्वांटम कंप्यूटिंग काम करेगा, अगर हमारे पास 49 क्यूबिट ऐसे होंगे तो हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग की जितनी भी हमारे पास क्षमता है उसका हम यूटिलाइजेशन अपना रिसर्च, अपना साइंस टेक, अपनी इकोनॉमी और अपना किसी भी क्षेत्र में आसानी से हम कर पाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने बात की। तो क्यूबिट किसको डिनोट करता है? पहले देखो बिट्स समझते हैं। बिट्स का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासिकल कंप्यूटर में ऑपरेशंस होते हैं, वो किस में होते हैं बेटा? बिट्स में होते हैं। बिट्स में मतलब तो या तो वन होगा या तो
जीरो होगा, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, दोनों एक साथ इसमें चीजें कभी नहीं होंगी। जबकि क्यूबिट में क्या होगा, क्वांटम कंप्यूटर में ऑपरेशनल क्वांटम बिट में होते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं क्यूबिट। तो यही प्रश्न आया था, क्यूबिट किससे संबंधित है, क्वांटम कंप्यूटर से। तो आप पेपर उठा के देख लेना। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें 1 भी आ जाएगा और 0 भी आ जाएंगे, तो इसमें 1 और 0 को बनाकर जितने साथ लेकर हम क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, उतने ऑपरेशंस फॉलो करेगा। जबकि या तो ये 1 को लेकर ऑपरेशन बनाएगा या तो 0 को लेकर ऑपरेशन बनाएगा, लेकिन इसमें दोनों को साथ लेकर ऑपरेशंस बनाएंगे। तो इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी कार्य करने की जो क्षमता है क्यूबिट की, जो बिट्स से क्या होगी, अधिक होगी। इतनी बात क्लियर है आपको। तो देखो साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, क्यूबिट को सेम वैल्यू को साइमल्टेनियसली हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए जो पैरेलल कैलकुलेशंस हो सकती हैं, तो इसकी कैलकुलेशन करने में जो टाइम है वो कम लगेगा, जबकि इसकी कैलकुलेशन करने में जो टाइम है इसकी अपेक्षा क्या लगेगा, अधिक लगेगा। एक तो विशेषता ये हो गई। ठीक है, इस बात को समझेंगे। जैसे हमने समझा, मान लो 1 इसको डॉट करता है, 0 इसको, तो ऑन ऑफ क्लासिकल बिट्स हो गया। लेकिन क्यूबिट पे क्या होगा, मान लो हमने पूरा ले लिया, तो यहाँ से हम मान लो 1 ले लें, यहाँ से हम 0 ले लें, दोनों को मिलाकर हम यहाँ पे क्वांटम सुपरपोजिशन वाली पोजीशन बना दें, तो हमारा ये इस पे काम करेगा, पैरेलल पे काम करेगा। तो इसका रिजल्ट या तो 1 के फॉर्म में आएगा या तो 0 के फॉर्म में आएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों पे एक साथ लेके काम करेगा, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं पढ़ना है। प्रश्न यही आया था कि कीवर्ड किससे संबंधित है। अब प्रश्न आपसे ये पूछेंगे कि सुपरपोजिशनल और इंटेंगलमेंट किससे संबंधित है, या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में आपके पास एक ऐसा प्रश्न आ जाएगा, तो आपको पता होगा तो आसानी से आप इसको एलिब्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को हमने समझा। केंद्रीय सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग को नेक्स्ट 5 ईयर में डेवलप करने के लिए 8,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, और एक उन्होंने मिशन लॉन्च किया जिसका उद्देश्य था नेशनल मिशन ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो फंडामेंटल साइंस ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टुवर्ड जो भी हमारे पास नेशनल प्रायोरिटी के इश्यू है उसको सॉल्व करने के लिए क्वांटम नेशनल मिशन और क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करके जो भी हमारी देश की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं नेशनल प्रायोरिटी के इश्यू है उनको सॉल्व करने का इस मिशन के द्वारा प्रयास किया जाएगा, और हम क्वांटम कंप्यूटिंग में सुप्रीमेसी हासिल करने के लिए इस मिशन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इससे हम कम्युनिकेशन सेंसिंग कर सकते हैं, केमिस्ट्री, क्रिप्टोग्राफी, इमेज मशीन, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंशियल, सिमुलेशन, सिक्योरिटीज, कम्युनिकेशंस। तो सारे जितने भी प्रकार के हमको एप्लीकेशन मिलेंगे वो कंप्यूटर के आधार पर उनका उपयोग करके अपने किसी भी फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी, उसकी कार्य करने का तरीका, उसकी जितनी भी प्रकार की चीजें हैं उनको आसानी से हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। अब इसके एप्लीकेशंस देखो, तो एप्लीकेशंस कम्युनिकेशंस को सिक्योर करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, फंडामेंटल फिजिक्स में रिसर्च करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छी तरीके से हम फोरकास्ट कर पाए उसको एनालिसिस करने के लिए हम क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल का डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 का डेवलपमेंट करने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, और ये सारे, और पार्टिकल फिजिक्स। तो ये सारे उपयोग करने के लिए, और जितने भी हमारे पास अंतरिक्ष में अनसुलझे रहस्य हैं उनको सुलझाने के लिए क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इतने सारे एप्लीकेशन हम इनके द्वारा उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अब सरकार ने एक इंटीग्रेटेड स्कीम लॉन्च की है, जैसे हम पढ़ते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो सरकार ने कहा है कि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो हम फूड ग्रेन देते हैं स्टेट को, अब से फॉर 1 ईयर के लिए आज से हम उनको फ्री फूड ग्रेन स्टेट को उपलब्ध कराएंगे। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोशल और लीगल कमिटमेंट को फुलफिल करेगा, नेशन को डिग्निफाई करेगा,
और हमारे देश में जितनी भी गरीबी है, कुपोषण है, असमानताएं हैं, जितनी भी सारी चीजें, न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलती है, ठीक है, एडुकेट क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन की कमी देखने को मिलती है, तो वो सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कौन करेगा? न्यू इंटीग्रेटेड स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की है उनको दूर करने के लिए, और हमारे देश में इन्फॉर्मिटी आएगी, क्लियरिटी आएगी फूड सिक्योरिटी के बारे में, ताकि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जितने भी लाभार्थी हैं, जितने भी बेनिफिशियरी हैं, उनको हर एक लेवल पर उनको उपलब्ध करा सकें, और वन नेशन वन प्राइस वन राशन की उपलब्धता पूरे देश में सुनिश्चित करा सकें। इसलिए सरकार ने न्यू इंटीग्रेटेड मिशन को लॉन्च किया है। कब से स्टार्ट होगी? 1 जनवरी 2023 से। पीरियड 1 साल का होगा, और जितने भी हमारे पास 81.35 करोड़ बेनिफिशियरी हैं फूड ग्रेन को उपलब्ध करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अंत्योदय अन्न योजना, हाउस होल्ड प्रायोरिटी हाउस होल्ड, तो सारे को इस स्कीम तहत लाभ दिया जाएगा, इसलिए सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अब इस स्कीम में दो करंट जो फूड सब्सिडी स्कीम चलती थी उनको सब्ज्यूम किया है, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड सब्सिडी दी जाती थी एफसीआई को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए, और दूसरा बी फूड सब्सिडी फॉर डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्टेट डीलिंग विथ प्रोक्योरमेंट एलोकेशन डिलीवरी ऑफ फ्री फूड ग्रेन टू द स्टेट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये दोनों चीजों को उन्होंने क्या किया है, एक साथ करके एक नई स्कीम को उन्होंने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? मोदी सरकार ने क्या किया है, इससे क्या होगा? एक्सेस बढ़ेगा, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, फूड ग्रेन फॉर 81 करोड़ के आसपास हमारे बेनिफिशियरी हैं उनको लाभ मिलेगा। फाइनेंशियल बर्डन जो हमारे पास जो भी बेनिफिशियरी हैं, पुअर हैं, उनके पास पड़ता है तो उनकी कमी आएगी। नेशनल वाइड यूनिफॉर्मिटी इफेक्टिव इम्प्लीमेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हमको देखने को मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन एज पर द एंटाइटलमेंट और नेशनल फूड सिक्योरिटी के बेनिफिशियरी को मिल जाएगा। स्कीम 1 जनवरी 2023 से अफेक्ट होगी और दिसंबर 2023 तक चलेगी, मतलब 1 साल की ये है। तो ये सारी काम इसके द्वारा की जाएंगी, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। दूसरा, सत्येंद्र नाथ बोस की जन्म तिथि 1 जनवरी 1894 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ, ऐसे चर्चा में थे। इन्होंने अपना काम फिजिक्स और मैथ को लेकर किया। सत्येंद्र नाथ बोस ने अपना काम किस में किया? क्वांटम फिजिक्स में बहुत स्पेशली रूप से इन्होंने काम किया, और इन्हें आइंस्टीन के साथ काम किया तो इनने एक थ्योरी दी जिसका नाम था बोस आइंस्टीन थ्योरी, और इनके जो पार्टिकल जो खोजा गया था उसका नाम भी बोसोन के नाम पे रखा गया। 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने मैक्स प्लैंक लॉ एंड लाइट क्वांटम हाइपोथेसिस नाम से पब्लिश बुक की, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनने अपना आर्टिकल अल्बर्ट आइंस्टीन को सेंड किया। आइंस्टीन ने उनके इस आर्टिकल को अप्रिशिएट किया और जर्मन भाषा में ट्रांसलेट करवाया, और पब्लिकेशन के लिए जर्मनी भाषा में जीट्स फॉर फिजिक्स नाम से इसको पब्लिश किया। उसके बाद से वो आइंस्टीन थ्योरी के नाम से इसको हम जानने लगे। ये यहाँ तक आइंस्टीन ने इनकी मदद की और कहा कि आपके पास पीएचडी नहीं है, लेकिन आइंस्टीन की रिकमेंडेशन पर इनको प्रोफेसर के लिए इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, वाइस चांसलर बने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बाद में, और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बन गए, और सत्येंद्र नाथ बोस के सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड दिया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। सरसा विद्रोह रिवोल्ट चर्चा में है। 356वीं बर्थ एनिवर्सरी गुरु गोविंद सिंह की मना रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया में जो सरसा जो रिवोल्ट था, विद्रोह हुआ, इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया 21 दिसंबर 1704 को खालसा और मुगल एम्पायर के मध्य जो विद्रोह हमको देखने को मिला। ठीक है, ये बस इतना से ध्यान रखेंगे। और सरसा वही स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह की फैमिली सेपरेट हुई थी 1704 में, उसके बाद कभी ये वापस में नहीं मिले। सरसा रिवर के बारे में जान लेते हैं। शिवालिक फुटहिल से निकलती है साउथर्न हिमाचल प्रदेश में,
वेस्टर्न पार्ट सोलन डिस्ट्रिक्ट में ये क्या करती है, फ्लो करती है, और पंजाब नियर दीवारी विलेज में ये निकलती है। उसके बाद आपको सतलज रिवर को ज्वाइन कर जाती है। कुल मिला के कहें तो सरसा जो रिवर है वो सतलज की ट्रिब्यूटरी है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और गुरुद्वारा जो परिवार बिछोरा जो गुरुद्वारा है, इसी रिवर के किनारे आपको माजरी विलेज में देखने को मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। 10वें गुरु थे। पटना बिहार में 1666 में इनका जन्म हुआ। इनके फादर गुरु तेग बहादुर थे, जो कि 9th सिख गुरु थे। सिख वॉरियर कम्युनिटी के खालसा 1699 में इनने एस्टेब्लिश की, और इनने 5K के बारे में कहा। ठीक है, 5K के बारे में आप बताएंगे क्या क्या है। और उन्होंने कहा जो खालसा वॉरियर हैं वो तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, अल्कोहल, हलाल मीट, इम्बाइडिंग और ड्यूटी के द्वारा निसारी पीवे को, इनिशेंट पीपल को नहीं, शोषण इनके द्वारा नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने कहा। गुरु गोविंद साहिब ने रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ खालसा ऑफ सिख के बारे में लिखा। बैटल ऑफ मुख्तारपुर 1705 में मुगल के अगेंस्ट लड़ा, और उन्होंने जफरनामा की रचना की मुगल एम्पायर औरंगजेब को लेटर लिख के। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इंडियन साइंस कांग्रेस की अभी मीटिंग हुई, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब कि जो वुमेन का साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एम्पावरमेंट करना। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन प्रीमियर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में देखने को मिलेगा, और जो कि वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। ये 1914 से कोलकाता से स्टार्ट हुई। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसको मनाया जाता है एनुअली, और 30,000 से अधिक साइंटिस्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इंडियन साइंस कांग्रेस 1914 में एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता में आपको देखने को मिली। इसमें इंडियन फॉरेन साइंटिस्ट, नोबल्स अटेंडीज, स्पीक कांग्रेस, सारे इसमें चीज आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, सिम्बोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको एक कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई ने भी जारी की। कहा डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट रिमेन स्टेबल, फुली फंक्शनल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और उन्होंने कहा जो एनपीए है उसमें स्लिपेज देखने को मिला। राइट ऑफ बैंकों ने लोन बढ़ा, मतलब कि जो भी राइट ऑफ किया बैंकों ने लोन को। राइट ऑफ के बारे में क्या होता है, मतलब कि जो बैलेंस शीट होती है उसे किसी दूसरे खाते में रख दिया, बैलेंस शीट को बिल्कुल क्लीन कर दिया, उसको राइट ऑफ बोलते हैं। जो हमारा एनपीए है, रेशियो ऑफ बैंक का, वो 7th ईयर के लो स्तर पे 5% देखने को मिला, और नेट एनपीए रेशियो स्टूड 10 ईयर के लो स्तर पे 1.3% देखने को मिला। इसके अलावा जो इंडिया कई प्रकार के रिस्क फेस कर सकता है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास जो लगातार रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बढ़ाई जा रही है, उससे जो लोन वगैरह चीजें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। डेब्ट डिस्ट्रेस देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, वोलेटाइल कम्युनिटी प्राइस लगातार बढ़ी हुई है, करेंसी डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है डॉलर के अगेंस्ट, और कैपिटल आउटफ्लो का आपको देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि अधिकांश जो अमेरिका की बैंक हैं, यूरोपीय बैंक हैं, वो इंटरेस्ट लगातार बढ़ाती जा रही हैं, तो इसलिए भारत से आउटफ्लो हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।